की स्टेटस सिर्फ 15.7 है। ये मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि परफेक्शन स्टेज फिस्ट टेक्निक के साथ भी बूस्ट इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन उस पर डॉन होता है कि ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं हो सकता, वो गिफ्टेड हो सकता है, जिसे कल्टिवेटर्स गिफ्टेड कहते हैं। श्याओ की एक्साइटमेंट कंट्रोल करना मुश्किल है और वो सेक्रेटरी को सेलिब्रेटरी जेस्चर में जमीन से ऊपर उठा देता है, जिससे वो सरप्राइज में ब्लश कर जाती है। वो एक्सप्लेन करता है, ज्यादातर खुद से, कि गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट्स एक्सेप्शनल पोटेंशियल के साथ पैदा होते हैं। अवेकनिंग पर उन्हें मैसिव की बूस्ट्स और यूनिक टैलेंट्स मिलते हैं। कुछ को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ मिलती है, दूसरों को लाइटनिंग स्पीड। वे रेयर होते हैं और लू प्रोफाइल में फिट बैठता है। बिना टाइम वेस्ट किए श्याओ अपना सिग्नेचर रेड सूट पहनता है और सीधे लू के फैमिली से मिलने जाता है। वो इसे अपना फर्ज मानता है कि ऐसे रेयर जेम को दुनिया में लाने के लिए पेरेंट्स को थैंक करे। इस बीच एक अलग लोकेशन पर नी जूनियर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया है। वो बेसिक बैकग्राउंड इन्फो शेयर करता है। लू बीही में एक स्टूडेंट है। उसके पिता एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम करते हैं। उसकी मदर एक सुपरमार्केट कैशियर है और उसकी एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल के पहले साल में है। वे सैफायर स्टेट ब्लॉक 15 में रहते हैं। जैसे ही रिपोर्ट एंड होता है, नी को कॉल आता है कि श्याओ पहले ही अपनी चाल चल चुका है। वो तुरंत अपने जूनियर को पेरेंट्स और छोटी बहन दोनों के लिए एलिगेंट गिफ्ट्स खरीदने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है, बिना किसी हेजिटेशन के। लू के घर पर मेडिटेट करते हुए लू को अपनी बहन की आवाज आती है जो सरप्राइजिंगली पोलाइट थी, कुछ ऐसा जिसे वो आदी नहीं था। वो उसका पीछा करते हुए लिविंग रूम तक जाता है और स्टन्ड हो जाता है श्याओ को अपने कंफ्यूज्ड फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठे हुए देखकर। आदमी खड़ा होता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए जब लू उसे पोलाइट और कंपोज डिमीनर के साथ ग्रीट करता है। श्याओ लड़के के संयम से इम्प्रेस्ड होकर नोट करता है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। नजदीक ही एक पोनीटेल वाली लड़की बैठी है जिसे लू की मदर कैजुअली नी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, रिनाउंड होंगचुआन मार्शल आर्ट्स अकेडमी की एक रिप्रेजेंटेटिव। नी लू को पोलाइट से ग्रीट करती है, याद दिलाती है कि वो पहले डोजो में मिले थे। लू उसे एक्नॉलेज करता है और थोड़ी देर बाद बिहे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से श्याओ आगे बढ़ता है अपनी विजिट एक्सप्लेन करने के लिए। वो यहाँ लू को ऑफिशियली उसकी रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बैच देने के लिए आया है, साथ ही एक मंथली स्टाइपेंड जो रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। पर ये अकेला सरप्राइज नहीं है। लू की एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए एसोसिएशन ने उसे उत्साह के रूप में $1 मिलियन का बोनस देने का डिसाइड किया है। ये अनाउंसमेंट सबको स्टन कर देता है। लू के पेरेंट्स लगभग स्पीचलेस हैं और उसकी छोटी बहन अभी भी स्ट्रगल कर रही है ये समझने में कि उसके भाई ने कितनी दूरी तय की है। भले ही ग्रेटफुल, लू कॉशियस रहता है। वो समझता है कि ऐसी जेनरोसिटी अक्सर एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है। क्यूरियस, वो कैच के बारे में पूछता है। श्याओ फिर उसे डोंगनिंग प्रोविंस प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप का एक फॉर्मल इन्विटेशन प्रेजेंट करता है। ये कैंप भले ही प्रेस्टिजियस है, ज्यादातर प्रॉमिसिंग मार्शल आर्टिस्ट्स को भी तोड़ने के लिए बदनाम है। नी विजिबली हिली हुई है, याद करती है कि उनकी एकेडमी का एक वक्त का प्रॉमिसिंग सीनियर उस कैंप से पूरी तरह हारा हुआ वापस आया था। वो मानती है कि लू जैसे पोटेंशियल वाले किसी को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि श्याओ भी एडमिट करता है कि कैंप ब्रूटल है, पर वो बिलीव करता है कि लू अलग है। उसकी करंट एबिलिटीज तो उसकी शुरुआत ही हैं जो वो बन सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि लू जो भी डिसीजन लेगा वो उसके रिस्पेक्ट करेगा। लू इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है, अपनी लिमिट्स को चेस करने के लिए डिटर्मिन्ड, चाहे रिस्क कुछ भी हो। श्याओ विजिबली रिलीव्ड है और अश्योर करता है कि वो 2 दिन में उसे पिकअप करने वापस आएगा। जाने से ठीक पहले नी हेजिटेट करती है। एक छोटे नर्वसनेस के पल के बाद वो एक अलग ऑफर एक्सटेंड करती है। लू को होंगचुआन मार्शल आर्ट्स अकेडमी का एक ऑनररी डिसाइपल बनने के लिए इनवाइट करती है। ये एक फ्लेक्सिबल टाइटल है जिसके असली ऑब्लिगेशंस नहीं है। उसके पास सारी फैसिलिटीज तक एक्सेस, फ्री ट्रेनिंग और यहाँ तक कि उसके पिता से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी होगी। अकेडमी को विश्वास था कि अगर लू जैसा कोई उनसे जुड़ा हुआ है, भले ही सिर्फ नाम से, तो उन्हें एनॉर्मस प्रेस्टीज मिलेगा। जैसे ही उसके थॉट्स भटकना शुरू होते हैं, वो लू को ऑफर ठुकराते हुए नोटिस करती है। नी जल्दी से उठ जाती है, इंसिस्ट करती है कि वो हमेशा टर्म्स पर फिर से बात कर सकते हैं और उसकी इनकार बहुत अब्रप्ट लगता है। लू शांति से कहता है कि वो एक रेगुलर विजिटर के रूप में देखा जाना ठीक है, कोई ऐसा जो अक्सर उनकी एकेडमी में ट्रेन करता है, जो सच है, पर वो उनके डिसाइपल्स में से एक लेबल नहीं होना चाहता। वो क्लियर करता है कि जब तक वो उस बाउंड्री का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो चला जाना पसंद करेगा। हाउएवर वो ये भी मेंशन करता है कि वो अभी भी असेसमेंट्स के लिए आता रहेगा, खासकर क्योंकि एकेडमी घर के पास है। नी आखिर में उसकी टर्म्स पर अग्री हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो वापस जाते ही उसका मंथली स्टाइपेंड भेज देगी, लगभग 100,000, जो सीधे लू शैंग के रेजिडेंस पर डिलीवर किया जाएगा। उसके जाने के बाद लू के पेरेंट्स डिसबिलीफ में बैठे रहते हैं। बिही सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने अभी उनके घर विजिट किया था और अब उनके बेटे के पास एक जेनरस रिवॉर्ड और एक हाई पेइंग स्टाइपेंड है। वे पूछते हैं कि उसने रैंक 2 कब अचीव की। लू हल्के से उन्हें रियश्योर करता है, अपनी मदर का हाथ पकड़े हुए कंफर्म करता है कि सब कुछ असली है और अब से उन्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। इस बीच मेडिसिनल हॉल में सुजू गुस्से में है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, फिर भी उसे मिस्टीरियस एल्केमिस्ट के बारे में कोई क्लू नहीं मिला है। उसने हर नए रजिस्टर्ड एल्केमिकल मास्टर को स्कैन किया है, पर कोई मैच नहीं करता।
जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि लू का टॉनिक मार्केट में स्टैंडर्ड ग्रेड 3 टॉनिक से भी बेहतर परफॉर्म करता है, भले ही उसकी कॉस्ट 3000 से कम है, जबकि आम प्राइस कई 100,000 होती है। फ्रस्ट्रेटेड वो अपनी डेस्क स्लैम करती है अपने असिस्टेंट को चौंकाते हुए। तभी आदमी स्क्रीन पर कुछ नोटिस करता है। ये लू का चेहरा है। इस एल्केमिस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट है। कहीं और सी ऑफ ट्रीज माउंटेन्स के रगेड टेरेन पर एक ब्लर आसमां में एक चिड़िया से तेज कट करता है। ये लू है जो स्टार इम्पैक्ट से पावर्ड एक रिफाइंड बॉडी टेक्निक का यूज करके पीक्स पर रेस कर रहा है। ड्रीम इनसाइट्स और 4-fold एनर्जी एम्पलीफिकेशन के साथ उसकी स्पीड अब ज्यादातर रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट से आगे निकल चुकी है। वो इस मूवमेंट स्टाइल को क्लाउड चेजिंग स्टेप नाम देता है। समिट पर पहुंचकर वो नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके कल्टीवेट करना शुरू करता है। हर सांस के साथ वो एनर्जी ड्रॉ करता है, अपनी स्टैमिना स्ट्रॉन्ग करता है और अपने शरीर की छिपी हुई पोटेंशियल जगाता है। उसकी सेंसेस बाहर की तरफ फैलती हैं, नेचर के हर बदलाव के लिए अट्यून्ड। जैसे ही वो एक फोकस स्ट्राइक अनलीश करता है, उसकी शेयर फोर्स से माउंटेन टॉप पर शॉक वेव्स दौड़ जाती हैं। लू को एक मेजर ब्रेक थ्रू के बाद खुशी की लहर महसूस होती है। उसकी की स्टेटस बढ़ गई है और उसकी स्टार इम्पैक्ट टेक्निक अब कम से कम 6 गुना ज्यादा फोर्स रखती है। ओरिजिनली वो मैरो नरिशिंग एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने सी ऑफ ट्रीज माउंटेन आया था, पर उसके अनएक्सपेक्टेड कल्टीवेशन लीप ने ट्रिप को और भी रिवॉर्डिंग बना दिया है। उसकी मसल और क्यूआई स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शंस की पहले की सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी रैपिड प्रोग्रेस के साथ वो अपना असर खोना शुरू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट पर आगे बढ़ने का टाइम है। जो इंग्रेडिएंट्स वो ढूंढ रहा है उनमें एक रेयर हर्ब है जो इस एरा में ओवरलुक्ड है, पर लू उसे अपने सिस्टम के नॉलेज के थैंक्स से पहचानता है। उस इनसाइट के बिना वो उसे पूरी तरह से छोड़ देता। उसने बाकी हर्ब्स को माउंटेन के बेस पर तैयार करने का इंतजाम पहले ही कर लिया है और अज्यूम करता है कि वो अब तक रेडी हो चुके होंगे। अपना क्लाउड चेसिंग स्टेप एक्टिवेट करते हुए लू तेजी से बेस की तरफ उतरता है, जहां वो एक वेंडर से मिलता है जिसने उसकी हर्ब ऑर्डर ली थी। आदमी अश्योर करता है कि हर्ब्स रेडी हैं और क्लेम करता है कि वो ताजे हैं और एल्केमिकल यूज के लिए प्रॉपर मैच्योरिटी के हैं। लू अपने पेमेंट के लिए हाथ बढ़ाता है, अग्रीमेंट को याद करते हुए 10 पीसेस 500 हर एक के, पर वेंडर अचानक प्राइस बदल देता है, डबल अमाउंट मांगता है और इंसिस्ट करता है कि लू सब कुछ खरीद ले। सस्पिशियस लू क्लैरिफिकेशन मांगता है। वेंडर लू को एक आउटसाइडर के रूप में पहचानता है जो उनके रूल से अपरिचित है। हिंट देता है कि उसे बस नए टर्म्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वेंडर के पीछे कुछ आदमी लू को ठंडी आंखों से घूरते हैं। एक ऑरेंज टैंक में अपनी उंगलियों को फ्लेक्स कर रहा है, दूसरा अपनी जुबान को अजीब तरह से नाइफ पर फिरा रहा है। वेंडर इम्प्लाई करता है कि अगर लू कंप्लाई नहीं करता तो चीजें खराब हो सकती हैं। उसे कब पीछे हटना है ये जानने की वार्निंग देकर उसका मजाक उड़ाता है, पर लू बिल्कुल नहीं हिलता। वो अपना मार्शल ऑरा का एक पोर्शन अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ रिलीज करता है। वेंडर उसे इग्नोर करता है और अब भी उसे डराने की कोशिश करता है। शीखी मारता है कि वो सब रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं और याद दिलाता है कि एरिया में कोई सर्वेलेंस नहीं है, मतलब अगर चीजें खराब होती हैं तो कोई हेल्प नहीं आएगी। जैसे ही गुंडे करीब आना शुरू करते हैं, जाल साफ हो जाता है, पर लू आगे कदम बढ़ाता है और अपना हाथ बड़े पत्थर पर रखता है। एक हल्के धक्के से विशाल पत्थर 2 हिस्सों में फट जाता है, जिससे पास के गुंडों के ग्रुप में एक साफ सी थरथराहट दौड़ जाती है। उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, उसकी जगह गहरी डर ले लेता है। ये देखकर कि अपना बॉय अपनी हथेली खोलता है और बाकी बचे हुए हिस्सों को शांति से झाड़ देता है। चुपचाप सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए। गुंडे तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, माफी मांगते हुए हकलाते हैं और उसे पिता और दाद बुलाते हैं, जबकि एडमिट करते हैं कि वो उसकी शक्ति के प्रति अंधे थे। रियलाइज करते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है, लू वेंडर से पूछता है कि क्या वो हर्ब्स ले सकता है। वेंडर अब गहरी रिस्पेक्ट के साथ उसे सल्यूट करता है और कहता है कि वो सब कुछ फ्री में ले जा सकता है। टोकरी उठाकर लू उन्हें एक आखिरी सबक के साथ छोड़ता है, याद दिलाता है कि ईमानदारी किसी भी बिजनेस का कोर होनी चाहिए, चाहे कस्टमर कोई भी हो। 5 युवा हाथ उठाते हैं, ज्ञान के लिए शुक्रिया करते हैं और बदलने का प्रॉमिस करते हैं। उसके दिमाग में लू अब भी उन्हें पे करना चाहता है, पर जानते हुए कि वो अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो छोड़ देता है। अगले दिन वो डोंगनिंग प्रोविंस में एक मिलिट्री व्हीकल से उतरता है, जहां प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप उसका इंतजार कर रहा है। सेटअप मिलिट्री बेस जैसा लगता है और जैसे ही वो उससे गुजरता है, उसे याद आता है कि उसका बैज जो गलती से पीछे छूट गया था, उसकी मदर ने डिस्प्ले पर लगा दिया था। पास का एक गार्ड उसे रोकता है, उसके अकेले आने पर क्यूरियस होकर। लू एक्सप्लेन करता है कि वो बाई सिटी से है और कुछ देरी की वजह से वो लेट आया है। इस बीच एक पिंक में लड़की चुपचाप अपने कंपेनियन को पॉइंट आउट करती है कि बाई सिटी के पार्टिसिपेंट्स पहले ही दिन पहुंच चुके थे, जिससे वो लू के अपीयरेंस पर क्वेश्चन करती है। उसके बगल वाला लड़का अज्यूम करता है कि लू को आखिरी पल में ऐड किया गया होगा और उसका मजाक उड़ाता है कि उसने बैज नहीं पहना है। वो कमेंट करता है कि बाई सिटी ने सालों से कोई नहीं भेजा था और अब अजीब तरह से 2 भेज दिए हैं। लू का नाम देखते हुए गार्ड चेयरमैन की एक मेंशन को याद करता है और सख्त हो जाता है, आगे के मजाक को काटते हुए। येलो में लड़का फिर हंसता है, स्पेकुलेट करता है कि लू की प्रेजेंस सिर्फ चेयरमैन की पर्सनल बैकिंग की वजह से है, शायद प्राइवेट गिफ्ट्स के थ्रू और मार्शल रैंक के नहीं। गार्ड अब क्लियरली इरिटेट हो चुका था
उन पर चिल्लाता है शांत होने के लिए और लू को चिंगवान सिटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। एंट्रेंस सेरेमनी पर लू को अपना सामान पीछे छोड़ने के लिए कहा जाता है। स्टाफ उसे हैंडल करेगा। वो मानता है और अंदर कदम रखता है। उसकी आंखें जमीन पर कुछ पर पड़ती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गेट बंद होना शुरू हो जाता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ऑफ गार्ड पकड़ता है और हॉल में कंफ्यूजन पैदा करता है। नए आने वालों का ग्रुप खुद को बिना एक्सप्लेनेशन के लॉक हुआ पाता है। कंफ्यूजन उनके चेहरों पर साफ लिखी हुई थी। गार्ड फिर ब्रीफली रिवील करता है कि ये एक टेस्ट है और अब उनका गोल है कॉरिडोर के डोर एग्जिट तक अकेले पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाकी सबको घर भेज दिया जाएगा। उस वेग वार्निंग और अधूरी गुड लक की विश के साथ टेस्ट शुरू हो जाता है। बिना वार्निंग के उनके नीचे की फर्श कोलैप्स हो जाती है, सबको गिराती हुई। जबकि ज्यादातर लोग जोर से जमीन पर लगते हैं, लू सरप्राइजिंग कंट्रोल के साथ लैंड करता है। एक यंग लड़का हाउएवर अपनी चिन पर चोट लगा बैठता है और बच्चे की तरह रोने लगता है। लू जल्दी से अपना फोकस वापस लाता है। अपनी आंखें बंद करते हुए वो एनवायरनमेंट को अपनी साइकिक एबिलिटी से स्कैन करता है, कुछ जिसके बारे में उसने सिर्फ फिक्शन में पढ़ा था, पर अब कंफर्म करता है कि रियल है। जो आगे है वो सिर्फ एक सिंपल कॉरिडोर नहीं है, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्रुप में टेंशन बढ़ जाती है। पार्टिसिपेंट्स में से एक टेस्ट के बोरिंग होने की शिकायत करता है, कुछ ज्यादा ग्रैंड की उम्मीद करते हुए। ब्लू में दूसरा उस पर चिल्लाता है, वार्न न किए जाने से फ्रस्ट्रेटेड होकर। ऑरेंज क्लैड आदमी एरोगेंस के साथ जवाब देता है, क्लेम करता है कि एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट को दूसरों पर निर्भर किए बिना अडेप्ट करना चाहिए। वो ब्लू वाले की सिटी में उसके स्टेटस का मजाक भी उड़ाता है, वार्न करता है कि उसे जल ईल न करे। एक ब्लॉन्ड लड़की बीच में आकर चीजों को शांत करने की कोशिश करती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल था और एकता की अपील करती है। दूसरा पार्टिसिपेंट एग्री करता है, अपनी सिटी की रेपुटेशन के लिए एग्जाम पास करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। फिर भी ऑरेंज हेयर्ड आदमी अचानक अपना ध्यान लू की तरफ मोड़ता है। उसमें कुछ अजीब लगता है। वो सार्केज्म से सजेस्ट करता है कि लू एक्सप्लोर करने में आगे बढ़े। भले ही कुछ लोग इसे एक जाल मानते हैं, लू हेजिटेट नहीं करता। वो आगे कदम बढ़ाता है, आदमी को एक तरफ धक्का देता है और कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि वो लीड करे तो उन्हें उसे स्पेस देना चाहिए। ऑरेंज हेयर्ड आदमी इसे एरोगेंस मानता है, पर जल्दी ही अनईजी हो जाता है जब लू एक्सप्लेन करता है कि शिकारी अकेले चलते हैं जबकि शिकार ग्रुप्स में इकट्ठा होता है। जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है, छोटे पिंक स्फीयर्स छत से नीचे आते हैं, धीरे धीरे एक विशाल मैकेनिकल पपेट में असेंबल होते हुए। हर कोई फ्रीज हो जाता है। एरोगेंट वाला अब नर्वस था, डेंजर को रियलाइज करता है। ये पपेट्स रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से मैच करने के लिए पावरफुल है और ये वाला बिगिनर का खिलौना नहीं लगता। क्राउड पैनिक करना शुरू करता है, कुछ हैरान है कि क्या ये टेस्ट उन्हें सीधे एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लू अनफेज्ड अपनी पहली रीडिंग से याद करता है कि टॉप टियर पपेट्स एडवांस्ड मार्शल टेक्निक्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग कि रैंक 4 वॉरियर्स को टक्कर दे सकते हैं। पर ऐसी मशीन्स बनाना एक्चुअल फाइटर्स ट्रेन करने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। क्लियरली ये जगह कमजोरों के लिए नहीं है। हाउएवर ग्रुप को राहत मिलती है जब पपेट लू के मूवमेंट को सेंस करता है, ये मानते हुए कि वो अभी पिटने वाला है। इस बीच अपना बॉय हैरत से देखता है जैसे ही पपेट अचानक एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है, पर डॉज करने के बजाय वो उसे हेड ऑन फेस करता है। स्मोक फूटता है और हवा इम्पैक्ट से तेज हो जाती है। फिर भी जब धूल बैठती है, लू अब भी खड़ा है अनस्केथ्ड। उसने अटैक को एक हाथ से रोक दिया है और वो भी अपनी उंगलियों से पपेट की मेटालिक फिस्ट को कुरेदते हुए। देखने वालों पर शांति छा जाती है जब वो पपेट को एफर्टलेसली उठाता है और उसे छत में स्लैम कर देता है, ग्रुप को स्टंट छोड़ते हुए। उसकी एबिलिटीज पर शक जल्दी ही हैरत में बदल जाता है। भले ही कुछ लोग एरोगेंट वाला जैसा क्लेम करते हैं कि पपेट शुरू से ही लो ग्रेड फेक थे। वो आर्ग्यू करता है कि कोई असली ग्रेड 1 पपेट इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए थे, पर उसकी थियरी जल्दी ही छोटी पड़ जाती है। एक और ओवर कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेंट आगे उछलता है, लू के मूव की नकल करता है, पपेट के सर पर किक मारता है और शेक ही मारता है। इससे पहले कि वो अपना डिस्प्ले पूरा कर पाए, पपेट अचानक पलटकर जवाब देता है। उसके चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है और उसे दीवार में भेज देता है। अब यूएनसी ऑन फेंटेनल की तरह लटका हुआ, वो बहुत देर बाद रियलाइज करता है कि पपेट्स एक्सपेक्ट किए जाने वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अपने आसपास के केओस के बाद भी लू शांत प्रिसिजन के साथ आगे बढ़ता है। वो इन मशीन्स के डिजाइन को समझता है, जानता है कि उनका कोर कहाँ है और हर एक को आसानी से डिसेबल कर देता है। रोबोट्स उसके सामने ऐसे गिरते हैं जैसे फेंक दिए गए टूल्स जो अब खतरा नहीं है, सिर्फ मलबा है। इस बीच एग्जामिनर्स उतना ही ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। पपेट्स नए हैं और हायर लेवल कॉम्बैट के लिए बने हैं, रैंक 1 रुकीज को हैंडल करने के लिए नहीं। फिर भी यहाँ लू खड़ा है, उन्हें बिना पसीना बहाए फाड़ रहा है। हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो इंसान भी है या नहीं। पहला ट्रायल पूरा करने के बाद लू बाहर कदम रखता है और गलती से पास खड़े एग्जामिनर को अगले राउंड का गेटकीपर मान लेता है। एग्जामिनर अभी भी जो हुआ उसे प्रोसेस कर रहा था, चुपचाप हैरान है कि उसे ट्रायल गेट्स की रक्षा करने के लिए कब रीअसाइन कर दिया गया। बिना हेजिटेशन के लू एक तेज मूव का यूज करता है, अपने क्लाउड चेजिंग स्टेप्स को पावरफुल टी फोल्ड स्टार इम्पैक्ट के साथ ब्लेंड करता है। क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि गेटकीपर एक असली चैलेंज देगा।
कहीं और एक शांत मॉनिटरिंग रूम में एक यंग ऑफिसर अपनी आंखें सर्वेलेंस स्क्रीन पर जमाए हुए टाइप कर रही है। उसका फोकस ब्रीफ तौर पर एक खुशमिजाज आदमी से रुक जाता है जो कॉफी हाथ में लिए गुनगुनाते हुए एंटर करता है। तभी वो लेडी को नोटिस करता है और उसे चिंगशू कहकर बुलाता है। चिंगशू उसे ठंडी नजर देती है, क्लियरली अनइम्प्रेस्ड। वो उसे चिन कहती है और वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, कैजुअल टोन छोड़कर जैसे ही वो मॉनिटर पर उसके साथ ज्वाइन करता है। जैसे ही वो डेटा रिव्यू करते हैं, चिंगशू फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है। इस साल के प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जो सच में स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। हर एक पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जागृत अवेकेंट हो चुका है। ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ बेस्ड गिफ्ट्स दिखाते हैं। सिर्फ 3 ही रेयर ट्रेट्स दिखाते हैं, एक स्पीड के साथ, दूसरा हाई डिफेंस के साथ और एक साइकिक पोटेंशियल के साथ। वो आखिरी वाला ध्यान खींचता है। लड़की शाओलिन सिर्फ 18 से थोड़ी ऊपर है और पहले ही साइकिक एबिलिटीज में रैंक 1 के नजदीक है। एक रेयर फीट ये देखते हुए कि उसने अपनी पावर्स 2 साल से कम में जागृत की थी। उसकी फिजिकल स्किल्स लगभग रैंक 2 है। चिंगशू चुपचाप उसे इस साल के प्रोग्राम के लिए टॉप प्रायोरिटी मार्क करती है। उसके बगल वाला आदमी इम्प्रेस्ड एसआईए की तुलना करता है कि चिंगशू कभी कैसी थी, पर वो कमेंट को हल्के में लेती है। जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक आदमी को एक झटका लगता है जैसे ही एक नया मॉनिटर फीड आता है। चिंगशू की आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। इस बीच टेस्ट में एक पावरफुल मैकेनाइज्ड पपेट दीवार में क्रैश हो जाता है। जिया की साइकिक फोर्स से हार गया, पर इससे पहले कि वो सांस ले पाए उसकी सेंसेस तेज हो जाती हैं। कुछ ऑपोजिट साइड से देख रहा है, कुछ जिसमें रैंक 3 के बराबर स्ट्रेंथ है। जिया हॉस्टिलिटी नहीं सेंस करती तो वो अज्यूम करती है कि ये एक टेस्ट सुपरवाइजर है, पर जैसे ही वो हॉल से निकलती है, वो आर्म्ड गार्ड्स को तनाव में इकट्ठा हुए नोटिस करती है, जैसे किसी डेंजरस का इंतजार कर रहे हों। क्यूरियस, वो अपनी एबिलिटीज का यूज करके दीवार के पार स्कैन करती है और स्टन्ड हो जाती है कि पपेट नहीं बल्कि 2 इंसान लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक गहरी अप्रेसिव ऑरा रेडिएट कर रहा है। जब उनकी आंखें मिलती हैं, उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। ये सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि कोई सच में भयानक है। वो जल्दी से पीछे हट जाती है, अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके दरवाजा बंद कर देती है। गार्ड्स उलझे हुए लुक्स एक्सचेंज करते हैं, पर साफ है कि जिया जो उसने देखा उससे सच में डर गई है। हाउएवर, गार्ड्स का तनाव कम हो जाता है जिस पर वो चिंगशू और चिन को आते हुए स्पॉट करते हैं। आदमी जल्दी से सिचुएशन असेस करता है, करंट स्टेट और इंचार्ज सुपरवाइजर के बारे में पूछता है। गार्ड्स उसे इन्फॉर्म करते हैं कि सारे एंट्रेंस कैमरास डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उन्होंने सुपरवाइजर से 3 मिनट पहले कॉन्टैक्ट खो दिया है। अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। आदमी तुरंत पैसेज 12 में एंटर होने वाले हर किसी की लिस्ट मांगता है, पर इससे पहले कि गार्ड रिस्पॉन्ड कर पाए, दीवार खुल जाती है। चिंगशू चुपचाप उसे कहती है कि अब जरूरत नहीं है। गार्ड्स के चेहरों पर पसीना आ जाता है जब वो इंस्टिंक्टिवली लड़ने के लिए रेडी होते हैं, पर दुश्मन के बजाय ये सिर्फ एक स्टूडेंट लू है जो बाहर निकल रहा है। ग्रुप पर राहत की लहर दौड़ जाती है जो पल भर में गायब हो जाती है जब वो नोटिस करते हैं कि वो बेहोश सुपरवाइजर को घसीट रहा है। रिकॉग्नाइज करते हुए कि लड़का चिंगसुआन एकेडमी से नहीं है, चिंगसू उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन करती है। लू सुपरवाइजर को छोड़ देता है और शांति से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो बाई सिटी से है। आदमी उसकी दिलेरी पर हंसता है, इम्प्रेस्ड। आखिर में इस लड़के ने मैकेनिकल पपेट्स को हरा दिया और यहाँ तक कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर को भी। लू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्लेम करता है कि उसने सुपरवाइजर को एक टेस्ट अपोनेंट गलती से मान लिया था और पीछे नहीं हटा क्योंकि आदमी स्ट्रांग था। चिंगशू अपनी ऑरा रिलीज करती है, इंटेंस पर्पल एनर्जी की एक लहर जो डराने के लिए थी, पर लू अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ वापस घूरता है। सैटिस्फाइड लेडी अपनी आंखें बंद करती है और उसे एकेडमी में एक्सेप्ट कर लेती है। पास के स्टाफ मेंबर को उसे डॉर्म्स तक गाइड करने के लिए कहती है। फेम बॉय अभी भी लू को क्लोजली देखता हुआ इस बेवकूफी पर रिमार्क करता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लड़के का की स्कोर सिर्फ 15 है और कॉम्बैट पावर 15,000। फिर भी उसने रैंक 2 पपेट्स को खिलौने जैसा बना दिया। चिंगशू चुपचाप एडमिट करती है कि उसकी साइकिक स्कैन ने कुछ अनयूजुअल नहीं दिखाया और लू जरा सा भी नहीं हिला। उसके पास अब कोई प्लान नहीं है कि उसके जैसे किसी को कैसे हैंडल किया जाए, पर वो श्योर है कि रिकॉर्डेड स्टैट्स आउटडेटेड हैं। उसे एसआईए की तरह प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। इस साल का सिलेक्शन एक्सपेक्ट किए जाने वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस बीच लू चिंगशू की पावर पर रिफ्लेक्ट करता है, रियलाइज करता है कि वो उसकी से बहुत स्ट्रॉन्गर है। उसने पहले अपनी सारी एनर्जी वापस खींच ली थी और हैरान है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया। जल्दी ही एक स्टाफ मेंबर उसे कहता है कि खाना खाने का टाइम हो गया है। ग्रेटफुल और भूखा, लू पोलाइट से पूछता है कि क्या वो जितना चाहे उतना खा सकता है। हाँ मिलने पर वो मील पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे उसने कई दिनों से खाया नहीं है। मैसिव सर्विंग्स ऑर्डर करता है और सब कुछ खा जाता है, जबकि पास खड़ा कोई डिसबिलीफ में देखता है। लू के लिए खाना एक्सीलेंट है और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लड़की लू के पास आकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि वो यांग युआन है, उसकी बहन की सीनियर और बाई सिटी से दूसरी पार्टिसिपेंट। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और मेंशन करती है कि वो मार्शल आर्टिस्ट इवैल्यूएशन के दौरान ब्रीफ तौर पर मिले थे। जवाब का इंतजार किए बिना वो बैठने के लिए पूछती है, पर लू पूरी तरह अपने खाने पर फोकस्ड कमेंट करता है कि खाना अनलिमिटेड है और कोई भी अपना ले सकता है। यांग,
थोड़ी नाराज होकर अपने आप से कहती है कि वो उसका खाना चुराने नहीं आई थी। फिर भी वो अपनी इरिटेशन स्माइल के पीछे छुपाती है और एक उलझन में डालने वाला डिटेल उठाती है। चेयरपर्सन से लू ने जो सुना उसके बाद भी बाई सिटी हर साल रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहा है। प्रॉब्लम वो एक्सप्लेन करती है ये है कि उनमें से कोई भी एंट्रेंस असेसमेंट में सफल नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जिन कुछ ने किया भी उन्हें जल्दी ही एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि वो इनफ पॉइंट्स नहीं कमा पाए, जिससे उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए और उनके एक्सपीरियंसेस मेंशन करने लायक नहीं रहे। क्यूरियस लू पूछता है कि पॉइंट से उसका मतलब क्या है। यंग एक्सप्लेन करती है कि पॉइंट्स ट्रेनिंग कैंप की इंटरनल करेंसी है। ट्रेनिंग इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्टर्स से कंसल्टेशन से लेकर सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि हाउसिंग तक सब कुछ पॉइंट्स मांगता है। यहाँ तक कि स्पेशल मॉन्स्टर मीट जिसका वो मजा ले रहा है वो भी उनके लिए रिजर्व है जो पॉइंट्स के थ्रू उसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो मेंशन करती है कि फिलहाल पूरे कैंप में सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स ने ही कोई पॉइंट्स कमाए हैं। लू अभी भी चबा रहा था, अपनी आईब्रो उठाता है। वो उन्हें लिस्ट करती है। पहला, शाओ यांग, यांगलन सिटी से एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास स्टोन स्किन एबिलिटी है। फिर मोंगजिन डोंगगैंग सिटी से अपनी स्पीड बेस्ड स्किल्स के लिए जाना जाता है। तीसरा मेंशन करने से पहले वो नजर हटाती है। आखिरी वाला, वो कहती है ट्रेडिशनल मायने में मार्शल आर्टिस्ट नहीं है बल्कि एक रेयर टाइप जिसे मेंटलिस्ट कहा जाता है। उसका नाम जिया है और माना जाता है कि वो इस साल के बैच में सबसे पावरफुल साइकिक है। उसी पल जिया जो पास ही बैठी थी कुछ सेंस करती है और उनकी तरफ मुड़ती है। जिस पल वो लू को देखती है उसका पूरा शरीर शॉक में चला जाता है। वो जल्दी से अपनी साइकिक एनर्जी का यूज करके अपना खाना स्टडी करती है और चुपके से चली जाती है। नोटिस होने से बचने की कोशिश करती है पर लू कैजुअली उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। हैरान है कि क्या उसकी एबिलिटी ऐसे ही वर्क करती एस्टरिस्क है। यांग नजर कैच करते हुए पूछती है कि क्या वो जिया को जानता है। लू जवाब देता है कि वो उसके एंट्रेंस टेस्ट के बाद ब्रीफ तौर पर मिले थे और क्वेश्चन करता है कि क्या सिर्फ 3 ही सच में पास हुए। तभी यांग को चौथे कंटेंडर के बारे में अफवाह याद आती है। वो पॉइंट आउट करती है कि इस इंडिविजुअल ने रिपोर्टेडली सारे रैंक 2 मैकेनिकल पपेट्स अकेले ही खत्म कर दिए थे, कुछ जिसके पूरे कैंप में काफी असर पड़ा था। वो कैजुअली मेंशन करना कंटिन्यू करती है कि अफवाहों में चौथा कैंडिडेट सपोजिडली एक पागल था, कोई जिसने सिर्फ पपेट्स को हराया नहीं बल्कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर को भी इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। लू अपने पानी पर लगभग फंसते हुए गिर जाता है जब वो रियलाइज करता है कि वो किसका जिक्र कर रही है, जबकि यांग हंसती है, कहती है कि उसने कभी विश्वास नहीं किया कि ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है। इस बीच अपना बॉय कैंप इंस्ट्रक्टर्स और स्टाफ के इनक्रेडिबली स्ट्रांग होने के बारे में सोच रहा है, उस पावरफुल फिगर से भी आगे जिसको मॉन्स्टर कहा जाता था और जिसने एक वक्त में बाई सिटी को हिला दिया था। सपोर्टिव होने की कोशिश करते हुए वो लू को एक रुमाल ऑफर करती है, उसे एक काइंड स्माइल के साथ इनकरेज करती है और कहती है कि अगर वो अपनी ट्रेनिंग में एफर्ट डालता है तो वो भी उतना ही स्ट्रांग बन सकता है। जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता है स्टाफ मेंबर्स में से एक अचानक उसका नाम पुकारता है जिससे वो चौंक जाती है। स्टाफ उसे इतनी जोर से इन्फॉर्म करता है कि पास के पार्टिसिपेंट्स भी सुन लेते हैं कि लू ने एंट्रेंस टेस्ट के दौरान सीरियस डैमेज कॉज किया है। 18 मैकेनिकल पपेट्स डिस्ट्रॉय हो गए और सुपरवाइजिंग ऑफिसर अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। वो उसे फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए ले जाने आए हैं। पूरा कैफेटेरिया यांग समेत शांत हो जाता है। इस बीच लू हमेशा की तरह शांत उठता है और जाने के लिए एग्री करता है, पर इससे पहले कि वो जाए पोलाइट से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना साथ ले जा सकता है। वो अभी भी भूखा है। गार्ड गुस्से को रोककर परमिशन दे देता है। लू थैंक्स कहता है और अलविदा बोलता है। एक रूम को स्टन साइलेंस और खुली आंखों से भरा छोड़ जाता है। यहाँ तक कि यांग जो अभी उसे रीअश्योर कर रही थी स्पीचलेस रह जाती है। कमांड सेंटर के अंदर लू चिंगशू का सामना करने पहुंचता है। जैसे ही वो शान से डैमेज की हद एक्सटेंट एक्सप्लेन करती है, आधे साल का बजट कुछ ही मिनट्स में गायब। हर मैकेनिकल पपेट की कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस थी और उनमें से किसी को सैल्वेज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऑफिशियल्स एग्री करते हैं कि लू को दोष नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ असेसमेंट सिनेरियो के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा था। तभी फेम 3 औरों के साथ एंटर करता है, अनाउंस करता है कि सारे सफल एग्जामिनीज अब इकट्ठा हो गए हैं। आंखें रूम स्कैन करती हैं और जाओ साफ साफ कांप रहा था। चिंगशू ग्रुप को पास होने के लिए तारीफ करती है और ट्रेनिंग कैंप के इंटरनल रैंकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देती है।